डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लिया गया फैसला। निजी क्षेत्र में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मिली मंजूरी। लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को किया याद। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर संतों ने की बैठक। आंदोलन की आगामी रणनीति पर की गई चर्चा। 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान। सच्चिदानंद महाराज के नेतृत्व में चलेगा संपर्क अभियान। निर्मोही अखाड़े ने समर्थन जताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजने का दावा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। निजी क्षेत्र में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी मिली है, जिससे प्रदेश में उच्च शिक्षा का विस्तार और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत मूल्यांकन के बाद 3 संस्थाओं को आशय पत्र जारी करने और संचालन प्राधिकार पत्र देने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है। प्रायोजक संस्था स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली द्वारा कानपुर में 51,739 एकड़ भूमि पर एक कृषि आधारित विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जो कृषि शिक्षा व अनुसंधान को नई दिशा देगा। प्रायोजक संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद में 26.2656 एकड़ भूमि पर एक विश्वविद्यालय बनेगा, जो उच्च शिक्षा के नए अवसर प्रदान करेगा। प्रायोजक संस्था एंग्लो संस्कृत कॉलेज फतेहपुर द्वारा फतेहपुर में 20.45 एकड़ भूमि पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2017 से अब तक 8 नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 27 से बढ़कर 56 हो जाएगी। इन नए विश्वविद्यालयों के खुलने से युवाओं को प्रदेश में ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, शोध और रोजगार परक पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। उच्च शिक्षा ने जहां गुणवत्ता में सुधार हुआ है, वहीं पर प्रसार भी छलांग लगाते हुआ है। यानी कल्पना कीजिए कि अंग्रेजों के काल से 2017 तक यदि उत्तर प्रदेश में मात्र 14 सरकारी विश्वविद्यालय थे, अब इस पिछले 17 से लेकर अब तक 8 सरकारी विश्वविद्यालय बढ़े, एकदम छलांग लगाई। इसी तरह निजी विश्वविद्यालयों में जहां मात्र 27 निजी विश्वविद्यालय थे 2017 तक अंग्रेजों के काल से लेकर, तो 2017 के बाद अब ये 54, 55, 56 हो जाएंगे, इनको तीनों को मिलाकर। आज 3 एक जो शिक्षा क्षेत्र में जानी मानी संस्थाएं हैं, उनके जो नेशनल फेम की संस्थाएं हैं, उनके द्वारा आज इनको स्थापना का वो मिला है LOP। पहली तो है स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली की है, ये महर्षि योगी से संबंधित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर सिविल अस्पताल लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 1901 में बंगाल की धरती में जन्म हुआ। बंगाल को जब पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कुत्सित चल रही थी, इसके खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उठ खड़े हुए। आज का जो पश्चिमी बंगाल है, अगर वह भारत का हिस्सा है, तो इसमें जिन महान नेताओं ने अपने आप को समर्पित करके उस आंदोलन का हिस्सा बनाया था और इसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। स्वतंत्र भारत में देश के खाद्य और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने देश के अंदर खाद्य नीति को और उद्योग नीति को प्रमुखता के साथ लागू करने का कार्य किया। लेकिन जब नेहरू सरकार की तुष्टीकरण की नीति देश की अखंडता के सामने चुनौती बनी, तो उन्होंने सत्ता की राजनीति को तिलांजलि देते हुए उन्होंने अलग सरकार से अलग हो गए थे। भारतीय जनसंघ के गठन के बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश की अखंडता के लिए एक देश के में 2 विधान, 2 प्रधान और
दो निशान नहीं चलेंगे का उद्देश्य करते हुए कश्मीर की परमिट प्रणाली का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1953 में कश्मीर में ही उनका बलिदान होता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के खिलाफ नेहरू सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जो शंखनाद किया था, जो देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रही थी, उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जब 2019 में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करते हुए कश्मीर के अंदर भी भारत के कानून को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया गया। यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। जिस बंगाल को पाकिस्तान के खूनी पंजे से बचाने में महती भूमिका का निर्वहन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, वही बंगाल आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आदर्श मानने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासन का हिस्सा बना हुआ है। बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़े हुए उन सभी स्थलों के पुनर्द्वार के लिए आज बंगाल की डबल इंजन की सरकार प्रभावी ढंग से काम कर रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1901 में बंगाल की धरती में उनका जन्म हुआ। उच्च शिक्षा अर्जित करने के साथ ही एक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत की। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। देश की आजादी के आंदोलन में वे प्रमुखता के साथ जुड़े। बंगाल को जब पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कुत्सित चालें चल रही थी, इसके खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उठ खड़े हुए। पूर्व मंत्री एवं नेता सपा पवन पांडे ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी को लेकर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी मंदिर की सुरक्षा, प्रबंधन और श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा करने की थी, उसी व्यवस्था के दौरान यह गंभीर घटना हुई। इस मामले में धन की बरामदगी हुई, गिरफ्तारियां हुई और पूरा देश इस प्रकरण से परिचित है। अब जब इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जवाब देने की बारी आई, तो कुछ लोग वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं। केवल एक अभियुक्त का उपनाम यादव होने के आधार पर यह निराधार प्रचार किया जा रहा है कि उसकी कई बार अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत हुई है। पवन पांडे ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी और चुनौती के साथ यह बात कहता हूं कि ना तो उस व्यक्ति की अखिलेश यादव से कोई मुलाकात हुई है और ना ही उनके बीच कभी किसी भी प्रकार पर फोन पर बातचीत हुई है। यह केवल झूठ, भ्रम और राजनीतिक दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास है ताकि असली मुद्दे से जनता का ध्यान हटाया जा सके। सपा नेता पवन पांडे ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अपने दावों पर सचमुच विश्वास रखते हैं तो वे केवल तत्काल तथाकथित फोन कॉल का CDR तथा बातचीत का प्रमाण सार्वजनिक करें। यदि उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है तो उन्हें देश से झूठ बोलना बंद करना चाहिए और अपनी गलत बयानी के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्या राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सभी मानने वालों, पूरी देश दुनिया में प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों, लगातार अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर डकैती, चोरी, लूट, ट्रस्ट में बैठे हुए लोग और ट्रस्ट के गुर्गों के कारण पूरी दुनिया में आज कलंकित हुआ है। जो इनकी परंपरा थी लूट की, डकैती की, वो इन्होंने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया कि मंदिर में लूट हो रही है, डकैती हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रहा है, गुप्त दान चोरी हो रहा है। लोग पकड़े गए, जेल गए, छोटी मछलियां जेल भेज दी गई, बड़ी मछलियां अभी बाहर तैर रही हैं, बड़े मगरमच्छ सब बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी संघ और विहिप के नेताओं को बहुत बुरी लग रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने इनकी डकैती और चोरी खोल दिया। गविष्ठ गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से 300 विधानसभाओं में यात्रा निकालने के बाद हरदोई की सदर विधानसभा पहुंचे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा और RSS पर जमकर बरसे। शंकराचार्य ने बड़ी संख्या में सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर
तथा भाजपाइयों के ना पहुंचने पर सवाल उठाया। वहीं हरदोई सदर विधानसभा में समाजवादी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार अखिलेश पाठक को गौशाला निर्माण और आंदोलन को गति देने के लिए प्रतिनिधि घोषित किया। इस दौरान समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने भी संबोधन दिया। उन्होंने गौ माता की रक्षा का संकल्प लेने वाले राजनीतिक दल को वोट देने की अपील की। इसके साथ ही भाजपा पर राम मंदिर चढ़ावा में योजनाबद्ध तरीके से चोरी कराने का आरोप लगाया। उधर सपा और कांग्रेस का साथ देने और काशी विश्वनाथ तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि से विवादित ढांचा ध्वस्त कर संपूर्ण मंदिर का निर्माण कराने की मांग न करने पर सोशल मीडिया पर भी शंकराचार्य ट्रोल हुए। सोशल मीडिया पर कई बार लोगों ने शंकराचार्य का विरोध किया। लोगों ने धर्म से हटकर राजनीति करने पर शंकराचार्य के विरुद्ध तीखे कमेंट किए। करने के लिए हमने कहा, आपने एक क्षण का विलंब नहीं किया और आदित्यनाथ को हमने कहा कि घोषणा करो, आज तक नहीं कर पाया। बताओ, हिंदू है? उसकी पार्टी हिंदू है? ना वो हिंदू है ना उसकी पार्टी हिंदू है। कोई अपने आप को आजाद हिंदू है, लेकिन अगर उसका आचरण हिंदू जैसा नहीं होगा तो इसको हिंदू स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से जुड़े विवाद को लेकर रविवार को मथुरा में संतों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान करने की घोषणा की और देश भर के सनातन श्रद्धालुओं में इसमें शामिल होने की अपील की। बैठक में मौजूद निर्मोही अखाड़े के संतों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन व्यक्त किया। निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता संत सीताराम दास महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भेजकर इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया गया। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कार सेवा के लिए 9 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। उनके अनुसार इस अभियान के तहत दिल्ली के इंद्रप्रस्थ क्षेत्र से यात्रा प्रारंभ होकर मथुरा पहुंचेगी। बैठक के बाद संतों ने संपर्क अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही और समर्थकों से शांतिपूर्ण एवं कानून के दायरे में रहकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। मैं जगत न्यायाधिपति भगवान श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आज ये ऐलान करता हूं और समस्त संतों को आह्वान करता हूं, सनातनियों को आह्वान करता हूं श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन धाम से कि बहुत हुआ। अरे हमारे पास जग के न्याय करने वाले देवता बैठे हैं, उनका न्याय हो गया, बहुत हो गया। अदालतों का चक्कर काट काट कर हम रोज जाकर एक भीख मांग रहे हैं कि हमारे भगवान का स्थान वापस कर दो। अब स्थान को मांगने नहीं जाएंगे, अब आज हम वही दोहराएंगे जो राम मंदिर के लिए हमने किया था, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कहना है और जिसको संदेश दिया गया है वो किसका वंशज है? भगवान श्री कृष्ण के वंशज। तुम पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री का भी एक आह्वान है कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। जहाँ 3 जुलाई से 5 जुलाई तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का शानदार समापन हुआ। मुख्य अतिथि उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महोत्सव का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और प्रदेश के आम को वैश्विक पहचान दिलाना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का आम 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकसित होने से निर्यात लागत में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता सुधार के लिए पेपर बैगिंग तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कीटनाशकों का प्रभाव कम होता है। समापन समारोह में आम की विभिन्न श्रेणियों और वर्गों की प्रतियोगिताओं में 147 पुरस्कार वितरित किए गए। मलिहाबादी के मोहम्मद इकबाल अहमद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक का पुरस्कार मिला। महोत्सव में 1501 प्रतिभागियों द्वारा कुल 3032 आम के नमूनों का प्रदर्शन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% अधिक था। हमारा लखनऊ का आम किसी एयरपोर्ट पर जाए, किसी पोर्ट पर जाए, चाहे वो जल मार्ग से हो, चाहे वायु मार्ग से हो, चाहे सड़क मार्ग से हो, हम उनको सब्सिडी यात्रा में भी देते हैं। लेकिन क्योंकि आम पेरिसेबल आइटम है, जल्दी खराब होने वाली उपज है, इसलिए इसका एमएसपी तय नहीं किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी उपज है, आप जानते हैं, आम जैसा आलू भी है, प्याज भी है, बहुत सारी सब्जियां हैं जिनका एमएसपी निर्धारण संभव नहीं हो पा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जनता की समस्याओं के निस्तारण को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस व थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। कुछ इसी तरह रामपुर की सदर तहसील में डीएम अजय कुमार द्विवेदी व एसपी सोमेंद्र मीणा की अगुवाई में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों से जुड़ी जन समस्याओं को सुना गया। वहीं मातहत है तो कुछ समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन को लेकर दोनों ही अधिकारियों के द्वारा वन विभाग की अगुवाई में एक पौधा मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया गया। समाधान दिवस माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें सभी जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग विभागों के यहाँ बैठते हैं और ये प्रयास किया जाता है कि सभी समस्याओं का समाधान जो है मौके पर किया जा सके। कुछ राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें आई, लगभग 6 शिकायतें जिसमें मौके पे ही टीम गठित करके उनको फील्ड में भेजा गया है। उम्मीद करते हैं कि आज उन सभी शिकायतों का निस्तारण हो जाएगा। इसके साथ ही राशन से संबंधित, इलाज में सहायता से संबंधित और जो हमारे विकास योजना है, आवास निर्माण, शौचालय निर्माण से संबंधित शिकायतें आई हैं। कई लोगों को राशन कार्ड में नाम बढ़वाना है, यूनिट बढ़वाने हैं। इसके साथ ही कई राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करवाना है। ऐसी सभी जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया। बहराइच में दरगाह शरीफ में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरगाह शरीफ को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब दरगाह के खादिम भी खुलकर सामने आ गए हैं। सोमवार को खादिमों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दरगाह और खादिमों पर लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह निराधार और सुनियोजित षड्यंत्र बताया। खादिमों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। खादिमों ने कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के दरगाह शरीफ व यहाँ सेवा देने वाले खादिमों की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। खादिमों का कहना है कि दरगाह और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद, भ्रामक और तथ्यों से परे हैं। उनका दावा है कि इन आरोपों से न सिर्फ उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि दरगाह पर आने वाले जायरीन के बीच भी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ज्ञापन में खादिमों ने आरोप लगाया कि दरगाह और उसके प्रबंधन के खिलाफ अभियान चलाने वालों में अधिकांश पूर्व बकायेदार, अवैध कब्जाधारी और पूर्व ठेकेदार हैं, जिनके निजी हित प्रभावित होने के कारण वे झूठे आरोप लगाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। खादिमों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने और दरगाह शरीफ की गरिमा व व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं लगातार सामने आ रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सभी की नजर जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। यूपी के कौशाम्बी जिले में आईटीबीपी के एक जवान का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। मामला चायल तहसील क्षेत्र के अहलादपुर गांव का है। अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात आईटीबीपी जवान रामकिशन भारतीय ने वायरल वीडियो में आरोप लगाया कि खलियान की जमीन पर बने उनके मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, जबकि उसी जमीन पर अन्य लोगों के कब्जे होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जवान का आरोप है कि ग्राम प्रधान ब्रजभान सिंह यादव ने उनसे 1,20,000 रुपए की मांग की थी। रुपए न देने पर एक तरफा कार्रवाई कराई गई। उन्होंने एसडीएम अरुण कुमार यादव पर जातिगत पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि यादव समाज के अन्य कब्जाधारियों को छोड़ दिया गया और सिर्फ उनके मकान पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही लेखपाल प्रीति निगम और कानूनगो मुमताज अहमद पर भी एक तरफा कार्रवाई में शामिल होने का आरोप लगाया। आईटीबीपी जवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो मकान गिराया जा रहा है, ये मेरे पिता लल्लू प्रसाद पासी, जो कि 25 से 30 साल पहले से इस जमीन मकान में रह रहे थे और इसका निर्माण नहीं किया गया था। और आज उनके बजट बनने पे उन्होंने अपना एक छत बनाने की कोशिश की, जिसको अवैध करार करते हुए लेखपाल और कानूनगो मजिस्ट्रेट साहब द्वारा गिराया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी जमीन पे 25 से 30 घर यादवों के बने हुए हैं, क्योंकि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, क्योंकि वो लोग यादव हैं और उनके घरों तक प्रधान की पकड़ है। लोगों ने पैसा देकर अपना मकान बना लिया है
मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के भैंसिया गांव में बीती देर रात उस समय चीख पुकार मच गई जब 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। तार की चपेट में आने से दुकान पर सामान लेने जा रही 2 बच्चियां आलिया और रायमीन गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहीं जहां डॉक्टरों ने आलिया को मृत घोषित कर दिया, जबकि रायमीन का गंभीर हालत में उपचार जारी है। घटना के बाद गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों और ग्राम प्रधान मोहम्मद चांद ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जर्जर हाई टेंशन लाइन के तार पहले भी कई बार टूट चुके हैं, जिसमें पहले भी एक युवक उस्मान इस हादसे में बाल बाल बच गया था, लेकिन विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों ने तत्काल नई लाइन लगाने और दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी जांच पड़ताल की और मृतक परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है और शोक की लहर दौड़ रही है। कहीं ना कहीं बिजली विभाग इस सब का जिम्मेदार है। 2 लड़की है दुकान पे गई थी, ये 11,000 की लैंड इनके ऊपर गिर गई। ये 11,000 की लैंड हर वक्त लाइट आती है, कोई बात होती है तो एकदम गिर जाती है। पुराने तार हैं ये, और कई घटना हो गई है। एक लड़के का यहाँ पे निशान लगा, पहले उसकी गिरा था, नाम उनका उस्मान है। आलिया का खत्म हो चुकी है और रायमीन एडमिट है अस्पताल। ये आज ही उनकी बेटी एक थी और एक जावेद भाई की बेटी थी आलिया, दोनों बाहर दुकान पर गई थी किसी चीज़ वगैरह लेने के लिए। अब लौटते वक्त जो है इनके ऊपर तार गिर गया, 11,000 की हाई टेंशन लाइन का तार, उसमें आलिया की मृत्यु हो चुकी है और उनकी पुत्री जो है रायमीन वो एडमिट है। रामनगरी अयोध्या की छोटी छावनी में 53वें श्री विद्या कोटि कुमराचन महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ आयोजित इस महायज्ञ में हजारों माताओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ सहभागिता की। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में देश भर से आए संत महात्माओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन और देवी आराधना के बीच छोटी छावनी का पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। हजारों महिलाओं ने एक स्वर में मां भगवती की आराधना करते हुए राष्ट्र की उन्नति, विश्व शांति और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की कामना की। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे परिसर में भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। कुंभ अर्चना महायज्ञ यहाँ संपन्न हुआ। देश, राष्ट्र, समाज के उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना से हमेशा हम लोग करते रहते हैं। प्रत्येक तीर्थों में करने की इच्छा है, प्रत्येक घर घर में हो, प्रत्येक गांव गांव में हो, प्रत्येक शहर शहर में हो, ऐसे हमें भावना। सुखी रहे हो राम राज्य, बस यही हमारा नारा है। तो ने यह कहा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाया। आप कह रहे लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाए। क्या संत यह कह रहे कि विश्वनाथ हम आएंगे, अभिषेक आपका वही करेंगे। हमें कहा दो रहा, हमारे प्राणी का अभिप्राय वही आपके हर हर मार। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।